नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में एक बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं और यह मुद्दा जुड़ा हुआ है भारत के इतिहास से भी और वर्तमान संदर्भ में भी। आइए इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को आप समझिए, शिवाजी को फादर ऑफ इंडियन नेवी कहना कितना जायज है ना। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण यह एक चर्चा का विषय है और इस लिहाज से आज हम लोग इस कार्यक्रम में इसी पर बातचीत करेंगे। टॉपिक अपने आप में बहुत ही रोचक है ना। शिवाजी के संदर्भ में यह टॉपिक है और फादर ऑफ इंडियन नेवी उन्हें कहा गया है, कहाँ पर कहा गया है, किन्होंने कहा है, इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। और हम ये भी समझेंगे कि वर्तमान के संदर्भ में और प्राचीन संदर्भ में कहें या फिर कहें मध्यकालीन भारत के संदर्भ में जो भारत की नौसेना की स्थिति रही या फिर जो भारतीय नौसेना के विकास की स्थिति रही वह क्या रही, कैसी रही, इन सभी पर हम लोग एक एक कर समझने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले ये समझें कि यह विषय आखिर कैसे उभरा। देखिए, 2 सितंबर का जो दिन था वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि उसी दिन भारतीय नौसेना को एक नया झंडा मिला है ना। नया झंडा मिला, इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि नए झंडे के माध्यम से जो औपनिवेशिक सत्ता की पहचान थी भारतीय नौसेना के झंडे में, उसे समाप्त किया गया और उसके स्थान पर जो नया झंडा शामिल किया गया उसमें शिवाजी की राजमुद्रा की झलक मिलती है। शिवाजी कौन? तो मराठा शासक शिवाजी की राजमुद्रा की झलक जो है वर्तमान नौसेना के झंडे में मिलती है, भारतीय नौसेना के झंडे में मिलती है। तो इस समारोह में जब प्रधानमंत्री महोदय ने शिरकत की तो उन्होंने अपने भाषण के दौरान, अपने संबोधन के दौरान एक बात कही और ये कहा कि शिवाजी जो हैं वो भारतीय नौसेना के जनक के तौर पर जाने जाते हैं और माने जाते हैं। और इसी के बाद एक विषय यहाँ पर सामने आया कि क्या सही में शिवाजी को भारतीय नौसेना का जनक माना जाना चाहिए या फिर नहीं माना जाना चाहिए। चर्चा का एक बाजार गर्म हुआ। तो आज हम लोग इस मुद्दे को थोड़ा और विस्तार से समझेंगे कि आखिर शिवाजी ने अपने स्तर पर नौसेना के विकास के लिए क्या क्या किया था और क्या ऐसी भी कभी परिस्थिति रही थी, क्या ऐसी भी कभी स्थिति रही थी कि शिवाजी से पहले भी नौसेना का विकास किया गया हो, या फिर जो भी स्थिति रही थी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। यहाँ पर कुछ सवाल जो उठे वो यही सवाल उठे कि क्या शिवाजी के संदर्भ में जो प्रधानमंत्री महोदय ने बात की, क्या ये बिल्कुल एक्यूरेट है या फिर इससे संबंधित कुछ और भी तथ्य हमें देखने चाहिए। आइए इस पर हम बातचीत करते हैं। देखिए, यहाँ पर यह समझना है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता की जब शुरुआत हुई थी भारत में, तो फिर उस समय 17वीं सदी की शुरुआत में नौसेना का स्वरूप बनना शुरू हुआ था, है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 1600 के बाद से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन शुरू हो जाता है और भारत के जो तटीय इलाके हैं वहां पर क्या स्थापित करना शुरू कर देता है? कारखाने स्थापित करना शुरू कर देता है, फैक्ट्रियां स्थापित करना शुरू कर देता है। चाहे वो मछलीपट्टनम हो, चाहे वो सूरत हो, चाहे वो तत्कालीन कलकत्ता हो, चाहे वो मद्रास हो, चाहे वो बंबई हो, है ना। इन सभी स्थानों पर, इन सभी तटीय इलाकों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कारखाने स्थापित करने शुरू हो जाते। और इसी दौरान भारतीय नौसेना के संदर्भ में यदि हम बात करें तो कुछ ऐसी स्थिति इसकी पृष्ठभूमि में दिख जाती है जो कि ब्रिटिश नौसेना के तौर पर देखी जा सकती है। क्लियर? अब हम ये थोड़ा समझें कि यदि हम ब्रिटिश नौसेना को भारतीय नौसेना में कैसे कैसे तब्दील किया गया, किस रूप में यह तब्दील हुआ, इसको यदि हम देखें तो फिर इसे इस तरीके से देखा जा सकता है। देखिए, 1798 के आसपास की जो स्थिति है उस समय इसे जानते हो क्या कहा गया? इसे कहा गया बंबई मैरीन। बंबई मैरीन, है ना। इसके बाद 1830 के दौरान इसे कहा गया
इंडियन नेवी, है ना, इंडियन नेवी। इसके बाद 1878 में कहा गया रॉयल इंडियन मैरीन। इसके बाद इसमें फिर परिवर्तन किया गया नाम में और कहा गया रॉयल इंडियन नेवी। और इसके बाद फिर परिवर्तन किया गया और फिर कहा गया इंडियन नेवी। और यह जो नाम है, यह जो स्वरूप है, ये वर्तमान तक चला आ रहा है। ये कुछ परिवर्तन किए गए, ये कुछ परिस्थितियां पनपी और उस हिसाब से नाम और स्वरूप में परिवर्तन होता रहा। वर्तमान में इसे क्या कहा जाता है? भारतीय नौसेना या फिर इंडियन नेवी के तौर पर इसे जाना जाता है। ठीक है, ये तो एक ब्रीफ हिस्ट्री हुई। अब थोड़ा हमें यह समझना है कि जो भारत का सामुद्रिक इतिहास है और जो भारत का नौसैन्य इतिहास है, ये क्या है, इसका मतलब क्या है। यदि हम भारत के नौसैन्य इतिहास की बात करेंगे तो क्या हम इसमें भारत के सामुद्रिक इतिहास को भी जोड़कर देखेंगे, या फिर जब हम भारत के सामुद्रिक इतिहास की बात करेंगे तो क्या हम इसमें भारत के नौसैन्य इतिहास को भी जोड़कर देखेंगे, है ना, या फिर ये दोनों ही अलग अलग पहलू हैं? क्या है ये, इस पर भी हमें थोड़ा समझने की जरूरत है। देखिए, यह जो पूरा का पूरा विषय है, ये आपके भारत का जो इतिहास है उस संदर्भ में जो आप पीटी में पढ़ाई करते हैं भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में या फिर मध्यकालीन इतिहास के बारे में, उस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो सकता है। और साथ ही कला और संस्कृति के दृष्टिकोण से भी, जो जीएस का पेपर 1 है मेंस का, उस दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये जो भी सूचनाएं, जो भी हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, उस पर इन दोनों ही पहलुओं को मैंने ध्यान में रखा है ना। पीटी और मेंस दोनों ही पहलुओं को मैंने ध्यान में रखा है। और जो वर्तमान संदर्भ है, वर्तमान कॉन्टेक्स्ट है, ये तो है ही क्लियर। तो इसलिए ये सारी बातें आपको मैं थोड़ा सा और विस्तार में बताने की कोशिश करूंगा। देखो, सामुद्रिक इतिहास की जहां तक बात है, तो सामुद्रिक इतिहास के संदर्भ में भारत का जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना है, हजारों वर्ष पहले पुराना है। कारण, आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सुना होगा, सुना है ना, सिंधु घाटी सभ्यता। इस सभ्यता का नाम ही एक नदी के नाम पर है, क्लियर। साथ ही इस सभ्यता का जो संपर्क है ये कई देशों के साथ था, जैसे कि मिस्र, जैसे कि मेसोपोटामिया, है ना, जैसे कि फारस की खाड़ी, है कि नहीं। इन सभी के साथ इसका संबंध था। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल तो एक बंदरगाह शहर के तौर पर ही जाना जाता था। हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ एक महत्वपूर्ण शहर था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ एक महत्वपूर्ण शहर था। तो ये सारी बातें दर्शाती हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान भी भारत का सामुद्रिक संपर्क था और भारत जो है इसके माध्यम से वाणिज्य व्यापार करता था। लेकिन यहाँ पर नौसैन्य इतिहास की बात नहीं हो रही है ना, यहाँ पर सामुद्रिक इतिहास ही चल रहा है। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के दृष्टिकोण से समझते हैं और देखते हैं तो, है कि नहीं। तो ये सारी स्थितियां प्राचीन काल से भी बनी हुई हैं, और चाहे वो मौर्य काल हो, चाहे वो गुप्त काल हो, चाहे वो दक्षिण भारत के अंतर्गत कोई भी शासक वंश हो, चाहे वो चोल वंश हो, पांड्य वंश हो, चेर वंश हो, कोई भी वंश हो, प्राचीन भारत के समय में भी, तो उस समय वाणिज्य और व्यापार समुद्र के माध्यम से होता था। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, क्लियर, ये होता था, है ना। जब हम बात करते हैं नौसैन्य इतिहास की, तो नौसैन्य इतिहास के दृष्टिकोण से जो स्थितियां हैं वो हमें छिटपुट स्तर पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। नौसैन्य इतिहास के स्तर पर यदि हम बात करें तो फिर जो चोल हैं प्राचीन काल में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका के तौर पर दिखते हैं। लेकिन यहां पर फिर भी मैं आपको कहूंगा कि जो चोल थे वो ऐसा बहुत अधिक
केंद्रित नहीं थे एकदम नौसेना की लेवल पर। ऐसा एकदम से नहीं था कि उन्होंने एकदम कोई विकसित नौसेना का इस्तेमाल किया था अपने नौसैन्य अभियानों में, है ना। निसंदेह चोल काल में नौसैन्य अभियान किए गए थे। राजराज प्रथम नाम के एक चोल राजा थे जिन्होंने श्रीलंका पर अभियान भी किया था। राजेंद्र प्रथम नाम के एक राजा थे जो कि राजराज प्रथम के पुत्र थे, राजेंद्र प्रथम। ये आप नोट कर लीजिए कि राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोलपुरम की उपाधि भी धारण की थी, है ना। और क्यों उपाधि धारण की थी? क्योंकि उन्होंने पाल वंश पर एक नौसैन्य अभियान किया था। बंगाल के पाल वंश पर उन्होंने नौसैन्य अभियान किया था और विजय भी प्राप्त की थी, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने श्रीविजय, जो कि आज वर्तमान में इंडोनेशिया है, श्रीविजय पर भी नौसैन्य अभियान किया था राजेंद्र प्रथम ने, जो कि एक चोल राजा थे। लेकिन ये सभी अभियान किए गए थे, निस्संदेह तौर पर इसे हम एक नौसैन्य अभियान कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर भी मैं आपको कहूँगा कि ये जो नौसेना थी ये बिल्कुल ऐसी नहीं थी कि एक्सक्लूसिव नेवी के तौर पर ये काम कर रही थी। एक्सक्लूसिव नेवी या फिर विशिष्ट तौर पर नौसेना के तौर पर ये काम नहीं कर रही थी, बल्कि जो व्यापार और वाणिज्य के लिए इस्तेमाल किए जाते थे जहाज, उन्हीं का इस्तेमाल इस नौसैन्य अभियान में किया जाता था। इस तरीके के नौसैन्य अभियान में किया जाता था, है ना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो इतिहासकार हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने ये सारी बातें कही हैं और उन्हीं के आधार पर मैं आपको ये सारी बातें बता भी रहा हूं कि ये स्थितियां उस समय थी। क्लियर? तो ऐसा है कि चोल के काल में भी, चोल वंश में भी इस तरीके की गतिविधियां देखी गई हैं नौसैन्य स्तर पर। और जहां तक बात है सामुद्रिक इतिहास की, तो सामुद्रिक इतिहास के बारे में मैंने तो शुरुआत ही से ही आपको बता दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी सामुद्रिक इतिहास की झलक मिलती है और ऐसी झलक ये निरंतर बनी रही। हम एक एक वंश के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे तो एक लंबा लेक्चर बन सकता है, लेकिन इसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि सिंधु घाटी हो, मौर्य साम्राज्य हो या फिर गुप्त साम्राज्य हो, कोई भी साम्राज्य हो, कोई भी वंश हो, तो वाणिज्य व्यापार तो होता ही था समुद्र के रास्ते। इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। चाहे वो दक्षिण भारत के स्तर पर हो, चाहे वो पश्चिमी भारत के स्तर पर हो, चाहे वो मौर्य काल के स्तर पर हो, है ना। मौर्य काल में तो पूरा का पूरा भारत ही मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था, है ना। तो ये सारी बातें यहां पर आपको समझने की जरूरत है। क्लियर? जहां तक बात है नौसैन्य इतिहास की, तो नौसैन्य इतिहास के अंतर्गत मैंने चोल के संदर्भ में जो गतिविधियां रही उसके बारे में मैंने आपके साथ हल्का सा जिक्र किया, ठीक है। अब हम बात करते हैं उस संदर्भ में जो विशेष तौर पर चर्चा का विषय बना हुआ है, वह है कि मराठा नौसेना के संदर्भ में विद्वानों ने क्या मत दिया है। क्लियर? अब हम ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि मराठा नौसेना के संदर्भ में पक्ष में क्या क्या तर्क दिए गए हैं। पक्ष में जो तर्क दिए गए हैं वो हम समझें तो नौसेना कमांडर का एक नेतृत्व देखने को मिलता है मराठा नौसेना के अंतर्गत, है ना। कि एक जो वर्तमान में क्या होता है, वर्तमान में इंडियन नेवी का जो कमांडर इन चीफ है वो कौन है? एडमिरल ही तो होता है ना। तो ऐसी कुछ स्थिति, ऐसा कुछ पद उस समय देखने को मिलता है मराठा नौसेना में, है ना। और इस समय एक दो व्यक्तियों का नाम भी मिलता है जो उस समय मराठा नौसेना का नेतृत्व संभाल रहे थे। जैसे कि एक नाम मिलता है दौलत खां का, जो कि एक सर्वोच्च अधिकारी के तौर पर यहाँ पर नौसैन्य कमांडर के तौर पर ये काम करते थे। इसके अलावा ये भी एक जानकारी मिलती है कि नौसैन्य तकनीक और हथियारों का इस्तेमाल किया जाता था। कब? तो मराठा नौसेना में, मराठा नेवी के अंतर्गत इस स्तर पर कुछ गतिविधियां देखने को मिलती हैं और शिवाजी ने इस स्तर पर कुछ आधुनिक जो स्थितियां थी उसको बनाने की कोशिश भी की, उसको अपनाने की भी कोशिश की थी। तटीय इलाकों में किलों का निर्माण किया गया शिवाजी के नेतृत्व में और कुछ किलों पर अधिकार भी किया गया था। क्लियर? तो ये सारे कुछ ऐसे पक्ष हैं जो कि ये बताने की कोशिश करते हैं, ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि मराठा नौसेना ने बहुत अच्छे से अपनी नौसेना को सुसज्जित किया था। क्लियर? अब हम थोड़ा ये समझें कि विपक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं, है ना। क्योंकि जब हमें एक संतुलित निष्कर्ष पर आना है तो हमें पक्ष और विपक्ष
दोनों को देखने की जरूरत है। तो पक्ष में जो तर्क दिए जा रहे हैं वो हमने देखा, फिर विपक्ष में जो तर्क दिए जा रहे हैं वो हम देखेंगे। अच्छा, एक चीज और आप ध्यान से समझिएगा कि जो यहाँ पर पक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं उसमें यह भी कहा जा रहा है कि शिवाजी के नेतृत्व में लगभग 250 ऐसे जहाज थे जो उनके नेतृत्व में नौसैन्य कार्य करते थे। क्लियर? अच्छा, आगे समझें। विपक्ष में जो तर्क है, यूरोपीय समुद्री शक्ति को एक सीमा तक ही ये चुनौती देते थे। पहला तर्क तो यही है कि ठीक है, हम मानते हैं कि मराठा नौसेना थी, लेकिन ये यूरोपीय समुद्री शक्ति को एक निश्चित सीमा तक ही चुनौती देते थे। एक निश्चित सीमा तक ही चुनौती देने का मतलब ये हुआ कि जो तटीय क्षेत्र था, जो कोस्टल रीजन था, है ना, मान लीजिए कि आप ऐसे भारत का ये नक्शा देखते हैं तो मराठा सेना कहाँ पर होगी? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र और उसके आसपास का जो इलाका रहेगा वहीं पर होगी ना। कोंकण क्षेत्र में उनका बहुत अधिक पैठ माना जाता था। ठीक है, तो जो तटीय इलाके थे, तटीय इलाके में ही ये जो मराठा नौसेना थे ये यूरोपीय शक्तियों को कोई चुनौती दे सकते थे। लेकिन जहां तक बात आती है और आगे बढ़ने की, है ना, हाई सीज की जहां तक बात आती है, उच्च समुद्र की जहां तक बात आती है, समुद्र के गहरे क्षेत्र की जहां तक बात आती है, यहाँ पर कुछ भी काम नहीं कर पाती थी, है ना। तो ये यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि केवल तटीय स्तर पर ही जो मराठा नौसेना है वो कोई गतिविधि कर सकती थी, लेकिन गहरे समुद्र में उसका कोई भी प्रभाव नहीं देखा जाता है। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि एक निश्चित सीमा तक ही चुनौती दे सकती थी। दूसरा है कि शिवाजी के व्यापारिक जहाज से कार्टेज भी वसूला जाता था। जिस तरीके से जो मुगल, यहाँ पर कुछ ऐतिहासिक संदर्भ भी आपको समझने की जरूरत है। देखो, जब भारत में पुर्तगाली आए थे तो पुर्तगालियों ने कार्टेज नाम की एक व्यवस्था की शुरुआत की थी, और जो भी व्यापारिक जहाज उनके क्षेत्र से होकर के गुजरते थे उनको कार्टेज दिया जाता था। और इस संदर्भ में जो शिवाजी हैं या फिर शिवाजी के नेतृत्व में जो भी व्यापारिक जहाज होते थे उनको भी कार्टेज देना पड़ता था। कार्टेज इनसे वसूला जाता था। और कौन वसूलता था? तो पुर्तगाल, है ना, पुर्तगाल के द्वारा। क्योंकि पुर्तगाल पहले से ही कई क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा रखे थे और वे व्यापार वाणिज्य करते ही थे भारत के अलग अलग क्षेत्रों से, है कि नहीं। तो यहां पर ये चीजें आपको समझने की जरूरत है। तीसरी बात है कि ब्रिटिश सेना मराठा नौसेना से कहीं अधिक मजबूत थी। क्लियर? चौथी बात है कि एक निश्चित सीमा तक ही इनका प्रभाव भी था, है ना। और पांचवी बात है कि मैसूर में, है ना, कर्नाटक में मैसूर में हैदर अली और टीपू सुल्तान ने भी नौसेना को बेहतर तरीके से सुसज्जित किया था। इसमें भी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मराठा नौसेना के विपक्ष में क्या कुछ तर्क दिए जा रहे हैं। यहां तक भी तर्क दिए जाते हैं कि शिवाजी के नेतृत्व में मराठा नौसेना उतना अधिक प्रभाव स्थापित नहीं कर सकी थी जितना कि कान्होजी, एक व्यक्ति का नाम है कान्होजी अंग्रे, कान्होजी अंग्रे, है ना, इनके नेतृत्व में माना जाता है कि मराठा नौसेना कहीं ज्यादा प्रभावशाली थी। मराठा नौसेना अधिक प्रभावशाली। ठीक है, तो शिवाजी के नेतृत्व से भी कहीं ज्यादा प्रभाव मराठा नौसेना का इनके नेतृत्व में, कान्होजी अंग्रे के नेतृत्व में देखने को मिलता है। और ये यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य के तौर पर देखा जाता है। क्लियर? तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है कि मराठा नौसेना के संदर्भ में, या फिर कहें कि शिवाजी के इंडियन नेवी के फादर या फिर भारतीय नौसेना के जनक होने और या फिर न होने के संदर्भ में क्या कुछ पक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं और क्या कुछ विपक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं, है ना। इन सभी बिंदुओं पर हमें समझने की जरूरत है। और इससे संबंधित यदि कभी सवाल परीक्षा में टकरा जाए तो आपको इस चर्चा के आधार पर उत्तर लिखने में आसानी हो सकती है। आज की चर्चा के आधार पर जो एक सवाल बन सकता है वो सवाल देख लीजिए। प्रश्न है, भारत के प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास में नौसेना के इस्तेमाल की
जांच कीजिए, है ना। तो प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास दोनों ही स्तरों पर आपको बताने की आवश्यकता होगी। प्राचीन इतिहास में आपको जो मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान बताया सामुद्रिक इतिहास के बारे में, या फिर जो मौर्यकालीन इतिहास में मैंने बताया व्यापार और वाणिज्य के बारे में, या फिर गुप्त काल में जो व्यापार और वाणिज्य की स्थिति है, इन सबको आप टोटलिटी में लीजिएगा। एक एक करके चर्चा नहीं करनी है कि मौर्य काल में क्या था, गुप्त काल में क्या था, इसको टोटलिटी में लीजिएगा कि इन सभी समयों में वाणिज्य और व्यापार होता रहा था, भारत का समुद्री व्यापार होता रहा था। यहाँ पर आप ऐसे बता सकते हैं, है ना। मौर्य काल के स्तर पर आप ऐसे करके थोड़ा सा बता सकते हैं, डिटेल में जा सकते हैं कि एक नवाध्यक्ष होता था, है ना। नवाध्यक्ष ये होता था जो कि जो भी समुद्री गतिविधियां होती थी उसमें यह निगरानी का काम करता था। तो इसी तरीके से गुप्त काल या फिर चोल, है ना, इन सभी के बारे में आप बता सकते हैं। और इसके साथ साथ जो मध्यकालीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास में भी आप मराठा, मैसूर, इन सभी के बारे में आप जानकारी के तौर पर दे सकते हैं। क्लियर। तो इसके आधार पर, या फिर आप मुगल को भी यहाँ पर रख सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं था कि मुगलों का व्यापार और वाणिज्य नहीं होता था, मुगलों का भी व्यापार और वाणिज्य होता था, लेकिन नौसैन्य संदर्भ में यदि हम बात करें, एक नेवल शिप के संदर्भ में बात करें, नौसैन्य जहाज उनका था नहीं था, इस संदर्भ में यदि हम देखें तो एज सच कोई बहुत महत्वपूर्ण विकास इनके समय में नहीं हुआ था, है ना। तो ये सारी बातों का आप जिक्र इस प्रश्न के उत्तर में कर सकते हैं। तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।